Hello friends, welcome to Examby. So this is an ESI current affairs video where we'll see some important MCQs in economic social issues that are going to be very useful for your NABARD graded 2022 exam phase 1. तो इसमें ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप जिसका इंफॉर्मेशन आप जनरल अवेयरनेस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है ESI जनरल अवेयरनेस एंड ARD का जो करंट पार्ट है इसमें कोई ऐसा क्लियर डेमार्केशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम करंट अफेयर्स देखेंगे, बट दोज आर रियली हेल्पफुल फॉर ESI पॉइंट ऑफ व्यू। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस की जब हम लाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@example.com पे आप मेल कर सकते हो, और example.com विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में ज्यादा जान सकते हो, या हमारा करंट अफेयर्स अपडेट करंट अफेयर्स मैगजीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। Here is the first question. Who has been appointed as the new CEO of नीति आयोग? क्वेश्चन यह है कि सीईओ नीति आयोग का कौन नया सीईओ अपॉइंटमेंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट से जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आता है। नीति आयोग आपके ESI सिलेबस में भी है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर, और एंड में बताना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी निकालेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ESI के करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस देखेंगे। देन पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर इज परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नया सीईओ बने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग सीईओ, ये PIB में ऐसा कवर किया गया है। तो ये अमिताभ कांत को रिप्लेस किए हैं। तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट करते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, अभी सुमन बेरी हैं। गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स का एंड जो यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, तो वो गवर्निंग काउंसिल में रहेंगे। रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल में रीजनल इश्यूज डिस्कस करने के लिए है, तो वो पर्टिकुलर रीजन के चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे। एडॉक मेंबरशिप रहते हैं 2 मेंबर इन एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम एनी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन रोटेशनल बेसिस। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मिलता है कोई 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सीईओ रहते हैं जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ। फिर होते हैं स्पेशल इनवाइटीज। तो ये बेसिकली होता है नीति आयोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Here is the second question. What is the name of mascot launched by the Department of Consumer Affairs for empowering consumers and generating awareness of their rights? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक मास्कट लॉन्च किया है। तो पर्पस क्या है? कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। तो मास्कट का नाम क्या है? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज सी, जागृति। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जागृति नाम का मास्कट यूज किए हैं। आपको ये भी याद रखना है 1915, दिस इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। प्लीज रिमेंबर 1915। तो जागृति है वो मास्कट, यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज जागृति। 1915 इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। Which of the following is the objective of DG यात्रा initiative by the Ministry of Civil Aviation? तो DG यात्रा इनिशिएटिव जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Here are your options. आपको क्या करना है? Pause the video and then answer. Yes, the answer here is contactless processing of passengers in airports. एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की प्रोसेसिंग होता है, उनकी सिक्योरिटी चेक्स होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक्स होता है, वो कैसे हम कॉन्टैक्टलेस वे में कर पाए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डीजी यात्रा इनिशिएटिव। तो कंसल्टेटिव कमिटी ऑन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का उस पर डिस्कस किया गया था डीजी यात्रा प्रोजेक्ट के बारे में। आप देख सकते हो कि इसमें बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हम आइडेंटिफिकेशन कर पाए, ताकि कॉन्टैक्टलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एयरपोर्ट में हम कर पाए। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव डीजी यात्रा प्रोजेक्ट का। Here is the next question. Which among the following is not one of the targeted beneficiaries of PM formulation of micro food processing scheme? तो ये पूछ रहा है कि जो PM FME स्कीम है, फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, तो इसमें बेनिफिशियरीज कौन नहीं है, इनमें से कौन सा PM FME स्कीम का बेनिफिशियरी नहीं है? Watch the video and then answer. Yes, डेयरी फार्मर्स। आप यहाँ पे ऑड वन वर्ड भी कर सकते हो। फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, FPOs हैं, SHGs हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि डेयरी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
2 साल कंप्लीट हुआ पीएमएफएमई स्कीम का, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, तो इसलिए ये न्यूज में था। 2020 में 29 ऑफ जून 2020 में ये रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ब्रीफली क्या है ये स्कीम। लॉन्च इन जून 2020 हमने देख लिया, पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑफ कोर्स ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही होगा क्योंकि एक वाइड रहता है इसका स्कोप। जब भी आप देखोगे कोई भी स्कीम का स्कोप ज्यादा वाइड है और इसमें ज्यादा खर्चा आने वाला है, मोस्ट लाइकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। इट मीन्स बोथ सेंटर एंड स्टेट इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। 60-40 शेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 में नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, 100% इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। तो ये रहता है 60-40 में शेयर होता है। 5 ईयर्स चलेगा ये, 2020 से लेके 2024, मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से लेके 24-25 फाइनेंशियल ईयर। तो जो पहला साल का जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, फिर अगेन दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ऐसा नहीं कि बस पूरा खर्चा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट 4 साल में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच जो है वो भी इसी स्कीम के अंडर आता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट चूज किया जाता है, फिर उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसका ब्रांडिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपको बताना है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप कमेंट में बताना कौन है मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं और अदर मेंबर्स रहते हैं। सेक्रेटरी मतलब मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है। तो ये एम्पावर्ड कमेटी है, चार टाइप्स के मेंबर्स हैं इसमें। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एट नेशनल लेवल फॉर दिस पीएमएफएमई स्कीम। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फूड एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। फिर आप देख रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनकी वैल्यू चेन हम कैसे इंप्रूव कर पाए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एनकम्पस एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस टू ब्रिंग देम टू फॉर्मली कंप्लेंट फ्रेमवर्क, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उन्हें हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ले पाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग टू बी स्ट्रेंथेंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट, मैंने पहले ही बोल रखा है कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी इसका ऑब्जेक्टिव है। 4 मेन कंपोनेंट है स्कीम का, कंपोनेंट से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेटिंग अप रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मतलब जितने भी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, बस ऐसा नहीं कि हम उन्हें सेटअप करवा दें, लेकिन वो दे शुड बी हेल्दी इनफ टू रन इन अ लॉन्ग टर्म, तो उन्हें स्ट्रेंथन करना भी एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स है पीएमएफएमई स्कीम। Here is the next question. Indian Institute of Entrepreneurship is located at which place? ये पूछ रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे है। Watch the video and then answer. Yes, the answer here is Guwahati. ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, आप नाबार्ड ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में नाप 75 कोड यूज करके 75% फ्लैट ऑफ ले सकते हो, जिसमें अभी आपका जो फेज 1 में सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर्स, उस सब का वीडियोस एंड शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो फॉर फेज 2 आपको स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टू योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, पीआईबी कैसे कवरेज करना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ टिल योर इंटरव्यू। तो ये आप 75% ऑफ उस पर अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। तो एनरोल exambit.com आप विजिट करो, नहीं तो 9205524028 पे कॉल कर सकते हो। फिर जो इसमें सोल्यूशन हम देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी, एमओयू साइन किया आईएम शिलोंग के साथ। तो इस वजह से आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है, नहीं तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसके साथ एमओयू साइन किया, वो है आईएम शिलोंग। पर्पस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अच्छे से बिल्ड करना। Here is the next question. What is the theme of India Digital Week 2022 that was conducted during July 4th to July 9th? Very important question. India Digital Week से definitely question आ सकता है, बहुत chances है। चाहे वो आपको थीम पूछे, चाहे वो डेट पूछे, या उसमें किए गए कुछ चीजें जो अनाउंस किए गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन मोस्ट लाइकली है फ्रॉम इंडिया डिजिटल वीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया डिजिटल वीक जुलाई 4th से जुलाई 9th के अंदर हुआ है, उसका थीम क्या है।
pause the video and then answer. Yes, the answer here is, आप देख सकते हो, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। ठीक है, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। हम देख लेते हैं क्या है। इंडिया डिजिटल वीक 2022 कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। प्लीज रिमेंबर, लोकेशन है गांधीनगर। डिजिटल वीक 4th to 9th जुलाई 2022। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड इज द थीम। तो यहाँ पे कुछ पांच चीजें डिक्लेयर किया गया, आप देख सकते हो। एक है डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया स्टैक ग्लोबल, माई स्कीम, देन मेरी पहचान। ये दीज आर द 5 इनिशिएटिव्स दैट वर लॉन्च्ड ड्यूरिंग दिस इंडिया डिजिटल वीक, जो कि हुआ गांधीनगर में। भाषिनी क्या है? भाषा से भाषिनी आता है, तो जितने भी इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज है इंडियन लैंग्वेजेस में कैसे अवेल किया जा सकता है, तो वो है इंडिया डिजिटल इंडिया भाषिनी। तो यहाँ पे क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव है जो जिसमें सिटीजन एंगेजमेंट होगा, मतलब लोग खुद पार्टिसिपेट करके इस पोर्टल को और एनरिच करेंगे। भाषा दान इसे कहा जाएगा। डिजिटल इंडिया जेनेसिस क्या है? डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, 750 करोड़ का टोटल आउटले है, जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में जो स्टार्टअप आते हैं डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। स्टैक ग्लोबल क्या है? जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट्स है, लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन वैक्सीन प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म, तो वो सब उसका ग्लोबल रिपोजिटरी बना के पब्लिक एक्सेस के लिए दिया जाएगा। फिर माई स्कीम क्या है? एक ऐसा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जिसमें आपको सारे स्कीम्स, बेनिफिशियरी लिस्ट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। मेरी पहचान क्या है? जब भी कोई स्कीम के आप अवेल कर रहे हो, उसका बेनिफिशियरी बनना चाहते हो, तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है, जैसे कि आप आधार दे रहे हो, आप बेनिफिशियरी हो कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये मेरी पहचान पोर्टल में आप एक साइन अप कर सकते हो, जैसे हम गूगल में करते हैं ना, तो आप आधार या किसी और प्रोजेक्ट से आप साइन अप कर सकते हो। वंस यू साइन अप, फिर आपको बार बार अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा। तो नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन, ये है आपका मेरी पहचान। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट वर announced during this India Digital Week. Is the next question: which state has been placed at the top in the recently declared state ranking index for NFSA? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन स्टेट रैंकिंग में किस स्टेट ने टॉप किया है? प्लीज पॉज द वीडियो देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज ओडिशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओडिशा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश emerged as the top 3 states among the general category state। तो जनरल कैटेगरी स्टेट्स के 3 रैंक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आपका स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ओडिशा एंड त्रिपुरा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओडिशा एंड त्रिपुरा इसमें किसमें हुए हैं? एनएफएसए रैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही है स्कीम के बारे में डिटेल्स में। हाँ, और एक चीज है, एनएफएसए का डिटेल्स में आप देख लेना, पूरा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। Here is the next question: Ayushman Bharat digital mission will be implemented by which of the following? Very easy one। ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो अगर गलत है तो फिर आपको बहुत काम करना है स्कीम्स पे। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे जितने भी स्कीम्स हैं वो एक बार अच्छे से देखना होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, द सेम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दैट इज इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसे भी कर रहा है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? डिजिटल मिशन क्या है? इसमें जो पेशेंट्स हैं और नहीं तो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पेशेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल, उनकी डेटा एक ऑनलाइन फीड किया जाएगा। तो एक पेशेंट का एक यूनिक आईडी बनेगा जिसमें पेशेंट का सारा डिटेल्स रहेगा, एलर्जी, पास्ट रिकॉर्ड्स, कौन से हॉस्पिटल जा रहे थे, एवरीथिंग विल बी देयर डिजिटली। तो वंस दिस पेशेंट इज एडमिटेड टू ए न्यू हॉस्पिटल, द डॉक्टर कैन एक्सेस दिस एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। ये हो गया आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसे कौन कर रहे हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएपीएफ पुनर्वास स्कीम? सीएपीएफ पुनर्वास स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, फाइंडिंग री एम्प्लॉयमेंट फॉर द रिटायर्ड पर्सनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर पता है आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आते हैं, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनएसजी हो गया, ये सब आते हैं। तो उनके जो प्रोफेशनल्स जब रिटायर्ड होते हैं उसके बाद उनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में कैसे एम्प्लॉयमेंट हम दे पाए, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ये सीएपीएफ पुनर्वास का। ठीक है,
Here is the last question. As per the recent amendment of National Policy on Biofuels 2018, the ethanol blending target of 20% blending of ethanol in petrol has been advanced from 2030 to what year? ये बोल रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें टारगेट दिया गया था पहले 2030 तक जितना भी पेट्रोल हम बेचेंगे उसमें एटलीस्ट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, इथेनॉल इसमें रहेगा ताकि एमिशंस कम हो फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। लेकिन अभी अमेंडमेंट करके ये 2030 वाला टारगेट को हम एडवांस कर दिए हैं, तो किस ईयर तक एडवांस किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज 2025-26। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेंडमेंट हुआ है पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में, तो ये है 2025 तक हम एडवांस कर लिए, पहले था ये 2030। इसमें और कुछ भी अमेंडमेंट्स में और कुछ नया ऐड किया गया है, जैसे कि और फीड स्टॉक्स हमें बायोफ्यूल के लिए करना है, न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं एनबीसीसी, दैट इज नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है 2025-26 तक किया गया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस, आपको बताना है कि कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम आगे वाले टाइम में लाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल टू आवर कोर्सेज नाबार्ड के, तो 75% फ्लैट आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड NAP75। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सेशंस रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइट के आप जितने पेपर्स लिखोगे उसके इवैल्यूएशन एज वेल एज फीडबैक क्लासेस, फीडबैक सेशंस भी होंगे। एनरोल टू आवर कोर्सेज exambit.com आप विजिट कर सकते हो। एंड इसके आगे सेशंस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।